देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यूब और स्फेयर के बारे में। ठीक, अब ये समझ में आएगा कि स्फेयर तो मैंने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि एटम स्फेरिकल शेप का होता है। क्यूब क्यों डिस्कस किया भाई? यूनिट सेल के लिए। अब कुछ टर्म पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहला टर्म है क्रिस्टल लैटिस। एक टर्म है जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। सिंपल ज़बान में ये समझिए, सॉलिड का जो स्ट्रक्चर या शेप होगा उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। यानी सॉलिड एक्चुअल में दिख कैसा रहा है, यानी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है। ठीक है, तो ये तो हमने पहला लेयर बना दिया। अब दूसरा लेयर पहले लेयर जैसा भी हो सकता है, थोड़ा उससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। जैसे शुरू में हमने पहला लेयर वैसा ही बनाया, यानी स्फेयर के ठीक नीचे स्फेयर, या बॉल कहो तो बॉल के नीचे ठीक बॉल। ये है सिचुएशन मान लो। अच्छा, ये तो चला जा रहा है सिलसिला में, ये स्टॉप थोड़ी हो रहा है, ये इसी तरह से रिपीट हो रहे हैं। इसलिए डैश डैश का मतलब यही चीज़ फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी जो स्ट्रक्चर ऊपर देखा है वही स्ट्रक्चर नीचे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, वही स्ट्रक्चर इधर भी बढ़ता जा रहा है सेम पैटर्न में। और ये क्रिस्टलाइन लैटिस है क्योंकि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। इसका फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा और एनिसोट्रॉपिक नेचर होगा। ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलूं ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब रिपीटेशन के बाद इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। पूरे सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है क्रिस्टल। अच्छा, ये स्फेयर जाहिर सी बात है जहाँ पे रखे गए हैं उसका सेंटर भी कुछ होगा। इस पॉइंट पर रख दिया गया पूरा स्फेयर, इस पॉइंट पे रख दिया गया पूरा स्फेयर। समझ रहे हो? ये वो पॉइंट है जिस पर स्फेयर को या एटम को रखा गया है। इसे हम लोग लैटिस पॉइंट कहेंगे। वो पॉइंट जिस पर सॉलिड रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। द पॉइंट वेयर एटम प्लेस्ड इन क्रिस्टल लैटिस। जो आपका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें जहां पर आप एटम को रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। लैटिस पॉइंट। जहां पे रखते हैं उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो ये तो हमारा लैटिस पॉइंट था जहां हमने एक पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अब इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पूरे सॉलिड का एक छोटा सा पोर्शन काट के निकालें और उसको स्टडी करें, वो यूनिट सेल कहलाता है। अब समझाता हूं मैं। आपने बायोलॉजी में ये पढ़ा होगा कि कोई भी लिविंग सब्सटेंस जो है वो सेल का बना हुआ होता है।
और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई। वही सेल मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, एक इंडिविजुअल बन जाता है। यानी हम भी एक सेल से बने हैं, कोई भी आदमी एक सेल से ही बनता है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि स्पर्म एक हेप्लॉइड सेल है, ओवम भी एक हेप्लॉइड सेल है। ये दोनों सेल जब आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है या कंप्लीट सेल है। उसी जाइगोट से फिर पूरा का पूरा इंडिविजुअल डेवलप होता है, बनता है। बात समझ में आ रही है? तो एक सेल के अंदर वो प्रॉपर्टी मौजूद होगी ना, यानी मैं अगर ऐसा हूं तो उसकी प्रॉपर्टी मौजूद होगी जाइगोट में, एक सेल के अंदर। वही चीज़ है, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है। तो इतना छोटा हिस्सा निकालो, मिनिमम हिस्सा निकालो, जो पूरे क्रिस्टल सॉलिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दे, सब कुछ एक्सप्लेन कर दे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर चीज़ एक्सप्लेन कर दे। वो छोटा पोर्शन हमें निकालना है। यानी अगर ये पूरा का पूरा सॉलिड है तो एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसकी एनालिसिस करो, और हमें ये यकीन हो कि उससे हम पूरा का पूरा ये बना सकते हैं सॉलिड। कैसे बना सकते हैं? रिपीट कर करके, रिपीट कर करके। तो देखो हम लोग यहाँ कैसे निकालते हैं, तो सुनिए। जो लैटिस पॉइंट है ना, इसी लैटिस पॉइंट से काटना शुरू करते हैं। जहाँ पर आपने रखा, काटना शुरू करते हैं। काट कर हम निकाल लेते हैं इतने हिस्से को। ये हिस्सा हमारा यूनिट सेल कहलाएगा। यानी सिर्फ इतना पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये कहला रहा है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल यानी यूनिट सेल क्या है? जो हमारा मेन टॉपिक था, जो हम पढ़ेंगे आगे, क्या कह रहा है? द मिनिमम पोर्शन ऑफ यूनिट सेल। द मिनिमम portion of crystal lattice which explain all properties of solid। सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल लैटिस से जो आप मिनिमम पोर्शन निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। सेल इसीलिए बोला गया है क्योंकि बायोलॉजी का एक टर्म था सेल, और यूनिट भी होता है, यानी एक इकाई है। इसका एक माने ये भी हो सकता है कि अगर हम यूनिट सेल को रिपीट करें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। यानी repetition of unit cell give whole crystal lattice। तो अगर मैं यहां इसका यूनिट सेल निकालूं तो मैंने कुछ यूं बनाया था। यही यूनिट सेल है हमारा, जो आपको अंदर दिख रहा है। यानी इस पूरे जो सॉलिड हमने बनाए हैं उसका मिनिमम पोर्शन ये है, जिसमें ये हमारा एटम था, स्फीयर शेप का था, लेकिन यूनिट सेल के हिस्से में कुछ हिस्सा आया। ये एटम्स है। ये है हमारा यूनिट सेल। बीच में जगह था, यहां भी जगह, स्पेस है। और इसी को अगर मैं मिलाता चला जाऊं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
यानी ऐसा ही स्ट्रक्चर मैं बार बार लाता रहूँ, एक फिर अगला लाऊं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो बन जाएगा। जैसे 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 ये तो ये दिख ही रहा तुमको एक। अब अगला स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं इसी तरीके का। मान लो एक नया यूनिट सेल ला के यहाँ पे जोड़ दिया, इसी तरह से तीसरा वाला जोड़ना है, चौथा वाला, देख रहे हो सेम चीज़ ला के जोड़ रहे हो, सेम चीज़, यही वो पोर्शन है जिसको लाकर जोड़ रहे हो, फिर नीचे भी जोड़ रहे हो, सिर्फ समझावेला बता रहे हैं। यानी सेम चीज़ ला के जोड़ते चले जा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है। तो ये है वो मिनिमम पोर्शन जिसको अगर आप ऐड कर दें तो पूरा का पूरा हमारा, इसमें तो कंप्लीट आइटम नहीं दिख रहा था, लेकिन इसके चारों तरफ जब ऊपर लाए, इधर लाए, तो ये कंप्लीट स्फीयर दिख गया। तो ये यूनिट सेल है हमारे लिए। अच्छा, यूनिट सेल जो होता है वो एक तरह का इमेजिनरी फिगर है, वरना एटम आधा वाधा नहीं होता, काट कूट के हम आधा नहीं करते, हम बस कागज़ पे ड्रॉ कर रहे हैं यूनिट सेल का स्ट्रक्चर और वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये जो आपका यूनिट सेल है ये एक इमेजिनरी फिगर है, रियल फिगर नहीं है। रियल में यूनिट सेल नहीं होते, इट्स अ इमेजिनरी फिगर। रियल फिगर तो ये है, क्रिस्टल लैटिस इज रियल फिगर, रियल स्ट्रक्चर ये है। क्रिस्टल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर से एक मिनिमम पोर्शन इस तरह से मतलब काट के निकाल लें जिससे हम लोग आसानी से डिस्कस करें। इतना लंबा चौड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर, सबसे छोटे पोर्शन को लेकर हम लोग स्टडी करते हैं ताकि आसानी रहती है। यहाँ पे कुछ ही एटम दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं एटमों को पढ़ना है। यहाँ बहुत सारे एटम दिख रहे थे, बीच में स्पेस एक ही दिख रहा है, यहाँ स्पेस भी बहुत सारे दिख रहे हैं। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम लोग क्रिस्टल लैटिस को कन्वर्ट कर लेते हैं यूनिट सेल में। मगर यूनिट सेल सिर्फ कागज़ पे बनेगा, रियल में यूनिट सेल नहीं होता। रियल में एटम आधे अधूरे नहीं होते, जो यहाँ दिख रहा है कि आधा एटम है, अब बीच से हम काट रहे हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम डिवाइड नहीं हो सकता, कभी काटा नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात? तो ये रियल में स्ट्रक्चर था, इससे हम मिनिमम पोर्शन काट के निकालेंगे और हम इसी को स्टडी करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। उतारिए जल्दी से।
बोलो, हो गया? तो ये था हमारा यूनिट सेल। अब सवाल ये उठता है कि हमने जितने भी सॉलिड हो सकते हैं दुनिया में, उन सारे सॉलिडों का क्रिस्टल लैटिस होगा जो कि रियल स्ट्रक्चर है। उसमें से हमने काट काट कर जब निकाला यूनिट सेल, तो हमने देखा कि यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं। थोड़ा बहुत बताएंगे वो। हमने देखा कि यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं। यानी कोई भी आप सॉलिड उठा लीजिए, लकड़ी उठा लीजिए, चौक उठा लीजिए, कोई भी सॉलिड, जब उस सॉलिड को हम लोगों ने यूनिट सेल में कन्वर्ट करके स्टडी करना शुरू किया तो पाया कि दो टाइप के सेल होते हैं। एक यूनिट सेल कहलाया सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, जिसका दूसरा नाम प्रिमिटिव भी था, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल बोलो या प्रिमिटिव बोलो, एक ही बात। दूसरा था सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये समझ लीजिए कि यहां जो यूनिट सेल है ना आपका, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूब की तरह है। वो जो आपने काटा था तो वो कागज पे जो बनकर तैयार हुआ यूनिट सेल, वो आपका एक क्यूब था, जो आपको स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा कागज पे, लेकिन हकीकत में वो क्यूब है। वो हम दिखला भी देंगे। तो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के जो पार्टिकल थे, पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब ओनली। यानी ये जो आपका यूनिट सेल है, इसमें खाली कॉर्नर पे पार्टिकल दिखाई देंगे, बीच में जगह खाली रहेगी, तो उसको कहेंगे सिंपल। यानी हमने निकाला तो देखा कि ये तो क्यूब बन रहा है और उसमें खाली पार्टिकल कहां सटे हुए हैं, कॉर्नर्स पर है। तो कॉर्नर पर पाया जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल। और कॉर्नर के अलावा अगर कहीं पर पाया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव। कॉर्नर के अलावा कहीं पर पाया जाए, यानी कॉर्नर पे तो पाया ही जाएगा। सेंटर्ड का मतलब हो गया पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स एंड ऑल्सो समवेयर एल्स। कॉर्नर पे तो पाया ही जाए, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी पाया जाए। तो कॉर्नर पे जो पाया जा रहा है वो ये, ऐसे मैं स्ट्रक्चर दिखला रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। ये मैं बाकायदा क्यूब बना रहा हूं, ऐसे ही एक रफली। ये यूनिट सेल है आपका, काट के निकाला गया है पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस में से। तो इसके अंदर कॉर्नर पर पाया जाएगा एटम। अंदर खाली सोचना है, अंदर जो रंग दे रहा हूं मैं, इन एटमों को सोचना है। ये एटम तो ऐसे ही मिटा दूंगा मैं, ये तो काट के अंदर सोचा गया। ये कॉर्नर था, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो अगर एटम खाली कॉर्नर्स पर पाए जाएं, खाली कॉर्नर्स पर पाए जाएं, ये सॉरी ये तो बाहर का हिस्सा, सिर्फ कॉर्नर्स पे पाए जाए, बाकी जगह न पाए जाए, इसे सिर्फ दिखलाने के लिए मैंने बताया।
अच्छा, ये तो मैं ऐसे ही बना दिया है, वरना रियल बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे से एक्सटर्नली टच होंगे। ये इतना बड़ा एटम होगा कि एक दूसरे को टच करेगा, ये भी बड़ा होगा ताकि टच करे, ये भी टच करे, सब एक दूसरे को टच करेंगे तभी रह पाएंगे, वरना नहीं पाएंगे। असल में तो एटम एक दूसरे को टच करके रह रहा है, ये तो हम काट के लाइन बना रहे हैं। रियल में कोई लाइन थोड़ी है, ये तो हम काट रहे हैं, काट के निकाल रहे हैं यूनिट सेल के तौर पर। तो एक यूनिट सेल में अगर एटम खाली कॉर्नर्स पर दिखाई दिया तो इसका नाम हो गया सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव। लेकिन उसके अलावा भी कहीं पर हुआ तो उसका नाम हो गया सेंटर्ड। अब सुनिए, सेंटर्ड यूनिट सेल या कॉर्नर वाला लाजमी शर्त है, यानी कॉर्नर तो होना ही होना है। लेकिन मैं बता रहा हूं सेंटर्ड यूनिट सेल दो टाइप का, एक कहलाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, यूनिट सेल को आप क्यूबिक सेल भी कह सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्योंकि एक यूनिट सेल जो होता है वो क्यूब जैसा लगता है, और इसको अक्सर लोग शॉर्टकट में BCC बोलते हैं। हाँ, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, और इसको बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल, इसको क्यूबिक सेल भी कह सकते हैं। तो SCC BCC, इसमें क्या हो रहा है भाई, तो पार्टिकल्स जो हैं कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स तो लाजमी शर्त है, कॉर्नर्स के अलावा बॉडी सेंटर पर भी होंगे। इसीलिए ये सब टर्म पहले पढ़ाया था। बॉडी सेंटर का मतलब हो गया कि ठीक बीचों बीच में क्यूब के कहीं पे होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको दिखलाना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे दिखलाऊंगा कि मान लिया जाए कि एक क्यूब स्ट्रक्चर ये ऐसे ही, ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज हो आपको। अब इसमें मैं कह रहा था कि ये हमारे लिए कॉर्नर है, तो पार्टिकल्स कहाँ मौजूद हैं, कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर पर, और सिर्फ इतना हिस्सा है, बाकी हिस्सा तो काट देंगे, हम हटा देंगे। ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए, बाकी हिस्सा तो ये मिटा दिया जाएगा। ये कॉर्नर पे हैं, 8 कॉर्नर पर, और साथ में बीच में जो बॉडी सेंटर होगा, ये नहीं समझो कॉर्नर पे तो है ही, साथ में बीच में भी पूरा का पूरा कंप्लीट। क्योंकि बॉडी सेंटर पे तो मैंने कहा पूरा कंप्लीट रखा जाता है, जब एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट आता है, कॉर्नर पे 1/8 पार्ट आता है, और इस पर कितना आएगा, पूरा का पूरा। दूसरा जो लास्ट है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या यूनिट सेल। तो ये क्या कहलाया, अच्छा इसका दूसरा नाम क्लोज क्यूबिक सेल भी है, यस, क्यूबिक पैकिंग कहलाता है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग। ये सेल नहीं होता, क्लोज क्यूबिक पैकिंग। तो इसका फुल फॉर्म, सॉरी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा FCC, और इसका हो जाएगा CCP। दोनों एक ही चीज है, बस बता रहा हूं। फेस सेंटर बोलो या क्लोज क्यूबिक बोलो, फेस सेंटर या क्लोज क्यूबिक, तो CCP बोलो FCC बोलो, एक ही बात है। लेकिन फेस बोलने से बात समझ में आती है, बात ये समझ में आती है कि जो पार्टिकल्स होंगे हमारे, पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स एंड
एट फेसेस। ऐसा समझो, सिंपल में क्या हुआ कि एक क्यूब था जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे थे बस। अब कॉर्नर के अलावा ठीक बीचों बीच में भी आ गया तो हमने कहा BCC है। और बीचों बीच में ना आके बल्कि सारे फेस पे आ गया। कॉर्नर पे है, कॉर्नर के अलावा फेस पर भी है, तो क्या नाम हो गया? फेस सेंटर। तो फेस पर आया तो फेस सेंटर, बॉडी पे आया तो इन दोनों पे नहीं रहा तो सिंपल। कॉर्नर पे आता ही आता है पार्टिकल, तो कॉर्नर तो लाजमी शर्त हो गया कि कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन बात हो रही है कॉर्नर के अलावा भी रह सकता है क्या? हाँ, रह सकता है। अगर कॉर्नर के अलावा भी रहेगा तो उसे हम लोग सेंटर्ड कहेंगे। अगर सिर्फ कॉर्नर पे हो और कहीं न हो तो उसे सिंपल कहेंगे। अब कॉर्नर के अलावा जहां है उसके नाम पर बोलते हैं कि कॉर्नर के अलावा अगर बॉडी है तो बॉडी सेंटर, कॉर्नर के अलावा फेस पे है तो फेस सेंटर। अच्छा, समझावे खातिर, ये हमारा कॉर्नर है भाई, ये हमारा कॉर्नर है भाई, ये हमारा कॉर्नर है भाई, ठीक है। ये हमारे कॉर्नर्स हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? 8। ये 8 कॉर्नर्स हमने बना दिया, मान लीजिए आप, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, फेस किसको कह रहे हैं? बॉडी सेंटर, और ठीक है बीचों बीच में हो गया। फेस आप कह रहे हैं ये ऊपर के चारों कॉर्नर को मिलाते थे तो छत बनता था, तो छत एक फेस है, इस पर होगा पूरा। वैसे कंप्लीट नहीं होता, हाफ होता है, हाफ तो रहता है, लेकिन चलो मैंने ऐसे समझा दिया। इस पूरे पर ये भी एक दीवार है ना, ये ज़मीन है ना, अभी समझते रहे ना, ज़मीन, ये छत, ये वाला दीवार, ये वाला दीवार। अब देख, ये मैं ले रहा हूं, ये वाला, ये पीछे वाला, ये वाला दीवार जिस पे मैं लिख रहा हूं, ये वाला दीवार। अब आगे वाला देखना, सामने वाला, ये सामने वाला दीवार। एक बार ये वाला है पीछे वाले दीवार पर, ये वाला है सामने वाली दीवार पे, ये वाला इस दीवार पे, जमीन पर, दीवार पे, छत पे। तो इसका मतलब कॉर्नर के अलावा 6 फेस पर आ गए। समझ में आया? इसीलिए थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाया है, बाकी मैं दिखला दूंगा आपको सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के तौर पर। इसमें सब कुछ दिखलाएंगे, विजुअलाइज कराएंगे, तब समझ में आएगा। बहरहाल थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले थ्योरी की। अब एक सवाल आता है जिसका नाम है रैंक। एक टर्म आता है, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर था, वैसे ही एक टर्म है रैंक। रैंक को अक्सर हम लोग Z से दिखलाते हैं, और 11th क्लास में Z पढ़ा था, एटॉमिक नंबर को कहते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसका नाम क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, रैंक कहते हैं वैसे तो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया? यहां आपको एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नहीं देखना है, बल्कि एटमों को गिनना है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं। एक यूनिट सेल के अंदर वैसे तो सॉलिड में बहुत सारे एटम होंगे, लेकिन जो मिनिमम पोर्शन निकाला है उसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो आपको यही पढ़ना है कि रैंक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर का हम लोग नाम न्यूक्लियर चार्ज भी रखते हैं। तो अब सुनिए, रैंक किसको कहेंगे? तो कहेंगे द नंबर ऑफ पार्टिकल, द नंबर ऑफ, और आपको ये बात मालूम है पार्टिकल ही हमारे लिए एटम है, तो आप नंबर ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल, जो आपने यूनिट सेल बनाया है उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं एक यूनिट सेल के अंदर, उसी को हम लोग रैंक कहते हैं या Z कहते हैं। तो अब मुझे बता, अगर हम बात करें SCC की,
तो इसका रैंक क्या आया? क्या आया? 1/8 क्या एटम किस पर है? कॉर्नर पे। तो एक कॉर्नर का थोड़े होगा रे। अरे पार्टिकल कहां मौजूद है? कॉर्नर पर। कॉर्नर पर कितने आवेंगे? इतना पार्ट 1/8 है, ये 7/8 है बाहर, इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इनसाइड अंदर देखना है कितने हैं। अब यही है लगा हुआ, तो 1/8। अरे तो एक कोना थोड़े है, ये भी तो 1/8 होगा, ये भी तो 1/8 होगा। तो एक कॉर्नर पर इनटू जितना कॉर्नर, कट पीट के क्या आया? इसीलिए हम लोग यूनिट सेल पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर एटम पूरा का पूरा रहता है। भले आपको कोना उना पे आधा अधूरा दिखाई दे, लेकिन यूनिट सेल के अंदर कंप्लीट एक एटम है। तो हम पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए कम से कम एक एटम को पढ़ेंगे। पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए मिनिमम एक एटम, इसलिए कहते हैं मिनिमम कॉर्नर रहना लाजमी सबसे, जो कॉर्नर वाला मिलकर ही एक एटम बनावेगा, तो कॉर्नर पे आना तो लाजमी शर्त है भाई। अब ऐसे ही सवाल आया, इसमें अगर मैं BCC का रैंक जानूं, इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम, तो यार कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। इस बार मैंने कॉर्नर का नंबर आगे रखा कि 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर 1/। उसके साथ साथ क्या ये एक कंप्लीट एटम है जो ठीक बीचों बीच में रखा हुआ है बॉडी सेंटर पर, और ये कंप्लीट एटम था? तो कुल मिलाकर कितना एटम हो गया? तो ये याद रखिएगा, इसका रैंक हो गया 2। मैंने वैसे 2 एटम लिख दिया है, लेकिन सही बात है, रैंक पूछे तो सिर्फ 2 बोलेंगे, रैंक पूछे तो सिर्फ 1 बोलेंगे, क्योंकि रैंक का मतलब ही होता है कितने एटम। तो एटम तो वो पहले से बोल रहा है, कितने एटम यूनिट सेल के अंदर होंगे। तो हर यूनिट सेल में एक एटम अगर हुआ तो SCC स्ट्रक्चर है, खाली कॉर्नर्स पे पाया जाएगा। 2 हुआ तो SCC के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी पाया जाएगा, यानी कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर। या इसमें रैंक कितना आया? क्या ये बात हमको मालूम है कि कॉर्नर 8 है और हर कॉर्नर पर 1/8 एटम होता है? अच्छा, इसमें फेस पर भी है क्या? 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पर आधा आधा एटम होता है। हर फेस पर आधा 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 आधा। तो अब बताओ ये तो कट गया, एक एटम और फेस वाला मिलाकर तो टोटल कितने एटम हो गए? यानी रैंक क्या हो गया? तो ये याद रखिएगा, SCC का रैंक है 1, BCC का रैंक है 2 और FCC या CCP का रैंक है 4। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यानी जितने भी सॉलिड हम पढ़ेंगे क्यूब के अंदर, वो इसी 3 टाइप में अरेंज होगा। या तो खाली कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे, या कॉर्नर के अलावा ठीक बीचों बीच, या कॉर्नर के अलावा फेसेस पे होंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा एक यूनिट सेल है जो क्यूबिक नेचर का है, और ये मैक्सिमम 3 टाइप के SCC, BCC, FCC। FCC का दूसरा नाम CCP, कॉर्नर प्लस फेस टोटल 4 एटम। BCC कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर 2 एटम, ओनली कॉर्नर 1 एटम, और इसको हम लोग रैंक कहते हैं। तो इतनी बातें सिर्फ समझनी है। हो गया? चलिए,